हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज को जो हमारा लेक्चर नंबर 54 होने वाला है वो होने वाला है समरी ऑफ रिटायरमेंट के ऊपर। यहाँ पर बेसिकली बेटा आज मैं आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की समरी दूंगा, क्योंकि बेटा हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर काफी कुछ पढ़ लिया है। तो आपको बोलते ना कि एक ही क्लास में इसकी समरी मिल जाए, जिससे कि कल के दिन अगर आप रिवीजन करें कभी तो प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बेटा आज की क्लास जो मेरी प्रॉपर है वो समरी के ऊपर है, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना बेटा, देखा जाए तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या था बेटा, जब कोई एक पार्टनर अपने कनेक्शन को, अपने रिलेशन को कट डाउन कर देता है बेटा पार्टनरशिप फर्म के साथ, यानी पार्टनरशिप फर्म को लीव कर देता है। तो ऐसे में हम उस पर्टिकुलर पार्टनर को कहते हैं कि इस पार्टनर ने फर्म से क्या ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है, यानी एक रिटायर्ड पार्टनर है। तो बेसिकली बेटा जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है ना, तो उसकी वजह से फर्म में क्या आ जाता है, लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी फर्म के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन किस बात पे देखा जाता है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बेटा कि हमारे पास तीन पार्टनर हैं ए बी सी, एंड इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। एंड मान लो सी रिटायर्ड हो गया, तो अब जो पार्टनर रह गए वो कौन रहेगा, ए एंड बी। तो पहले जो रिलेशन था, पहले जो एग्रीमेंट था वो ए बी सी के बीच में था, पर क्योंकि सी छोड़कर चला गया तो अब एग्रीमेंट किनके बीच में रह गया, ए और बी में। तो हम कहेंगे कि जब एग्रीमेंट बोलते हैं ना कि खत्म हो चुका है एबीसी के बीच में, और अब नया एग्रीमेंट किनके बीच में क्रिएट हो गया, ए एंड बी के बीच में, तो इसको बोलते हैं कि फर्म में क्या आ गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एग्रीमेंट चेंज हो गया। ठीक है, एग्रीमेंट चेंज इस तरीके से देखा जाता है कि पार्टनर के बीच में रेशो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी भी वजह से रेशो चेंज हो जाए बेटा, तो वहां पर फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? यस। तो यहाँ पर ना बेटा देखो, हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। उसके बाद बेटा हमने देखा था कि किस तरीके से अगर एक पार्टनर रिटायर्ड होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं, लाइक फॉर माय एग्जांपल जो मैंने दिया है यहाँ पर, ए और बी हमारे यहाँ पर आगे भी एज अ कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेंगे जो पार्टनरशिप फर्म को आगे चलाएंगे। तो उनके बीच में न्यू रेशो क्या होने वाला है ना। तो हमने देखा था कि जब हम न्यू रेशो निकालते हैं तो हमारे पास न्यू रेशो निकालने के दो मेथड होते हैं, मेथड वन, मेथड टू, या केस वन, केस टू, वट एवर यू से, दो हमारे पास मेथड होते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड वन होता है ना, वो बहुत सिंपल होता है बेटा, बहुत इजी, बोलते हैं ना इजी इजी चीजी, है ना। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, देखो कि तीन पार्टनर्स हैं, लेट बी सपोज ए बी सी, और सी रिटायर्ड हो रहा है और इनके बीच का रेशो है 3:2:1। तो बेटा ना जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, अगर उसके रेशो को हटा दिया जाए तो जो रेशो बच गया ना ए और बी के बीच में, इसी को हम न्यू रेशो मानते थे। क्या आपको बात समझ में आई? इसी को ही न्यू रेशो ट्रीट करते थे हम, इतना सिंपल होता था। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में जो रेशो बच गया वही आपका न्यू रेशो है। ये हमारा मेथड नंबर वन हमको बोलते हैं ना कि एक्सप्लेन करता था, ठीक है। वहीं पे बात करी जाए अपने मेथड नंबर टू की, तो मेथड नंबर जो टू था बेटा, वो हमारा थोड़ा सा एडवांस बात करता था, थोड़ा सा वो ये बोलता था कि मान लो तीन पार्टनर ए बी सी एंड सी रिटायर्ड हो रहा है, तो लेट बी सपोज कि सी का शेयर क्या है, सी का शेयर क्या है, 1/6 है ना। 3:2:1 को शेयर के फॉर्म में लिखोगे तो 3/6, 2/6 एंड 1/6 होगा। तो सी का शेयर है 1/6। बट यहाँ मेथड टू में ये बोल दिया जाता था बेटा, जब हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते थे, कि सी का शेयर ना ए और बी एक स्पेसिफिक रेशो में क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, यानी ले रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है बेटा, सी अपना शेयर छोड़ रहा है, तो सी अगर अपना शेयर छोड़ रहा है तो उसका शेयर कौन ले लेंगे, ए और बी ले लेंगे ना। अब ए और बी को वो शेयर मिल जाएगा, तो फिर ना यहाँ पर हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता था बेटा। हम यहाँ पे चेक करते थे कि सबसे पहले हम यहाँ निकालते थे एक्वायर रेशो, है ना, याद है किसी को? ठीक है ना। तो हम ये कहते थे कि यहाँ पर जो हमारा पार्टनर ए है वो कितना शेयर ले रहा है, तो मान लो सी कितना छोड़कर जा रहा है, 1/6। तो ए ले रहा है कौन से रेशो में, 2:1, यानी 2/3। 2:1 को हम 2/3 एंड 1/3 बोलेंगे बेटा। तो 1/6 का ना 2/3 ले रहा है कौन, ए। ए बोल रहा है देख सी तेरा शेयर है 1/6, तो 1/6 छोड़कर जा रहा है, तो तेरा शेयर मैं ले रहा हूँ 2/3 के शेयर में।
तो अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो ये आता था 2/18। वैसे ही हम बी का निकालते थे, बी भी बोलता था मैं भी लूंगा भाई, तो सी शेयर छोड़कर जा रहा है 1/6, तो बी कितना ले रहा है 1/3। तो हम ऐसे निकाला करते थे, याद है। इसको पर्टिकुलरली हम एक्वायर रेशो भी नहीं बोलते थे, हम इसको एक्वायर शेयर बोलते थे, हम एक्वायर शेयर निकालते थे। तो यहाँ पर मेरे बच्चे अगर हम सॉल्व करें तो 1/18 ये हमारा आता था। तो ये हमारा ना एक्वायर शेयर निकल जाता था किसका, ए एंड बी का। इतना इतना ले रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। फिर उसके बाद हम निकालते थे न्यू, याद आया कुछ, फिर हम निकालते थे न्यू रेशो। तब निकालते थे न्यू रेशो, हम कहते थे कि ए और बी का अगर हमें न्यू रेशो निकालना है तो कैसे हम निकाल सकते हैं, है ना। तो हम देखते थे कि ए का ओल्ड रेशो क्या है 3/6, बी का क्या है ओल्ड रेशो 2/6, और हम ऐड कर देते थे उतना उतना पोर्शन जितना ए और बी ले रहे हैं सी का शेयर। तो कितना ले रहे हैं 2/18, 1/18। फिर हम क्या निकालते थे, एलसीएम लेते थे, याद आया कुछ। तो एलसीएम 18 आ गया, फिर इसको सॉल्व करते थे। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 6339 प्लस 2, तो ये आता था 11/18। फिर इसका भी ले लिया एलसीएम, सेम 18 ही आएगा, तो ये हो गया 6 + 1, तो 7/18। तो ना एक तरीके से ये आ गया आपके न्यू शेयर, और क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ से फिर हमारा न्यू रेशो ओपन हो जाता था 11:7, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो ये हमारा न्यू रेशो आता था, ऐसे आता था हमारा न्यू रेशो। क्या आपको बात समझ में आई, देखो इतना इजी था। तो इसलिए ना बच्चों को ना मेथड नंबर 1 ना ज्यादा इजी लगता है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बचा हुआ रेशो होता है ना उसी को न्यू रेशो मान लेते हैं। पर मेथड 2 में ना आपको थोड़ा बहुत हल्की फुल्की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए बच्चे कहते हैं सर मेथड 1 एग्जाम में ज्यादा आए तो बेहतर है, ठीक है। पर फिर भी हमने तो दोनों ही मेथड पढ़े बेटा, हम एग्जामिनर नहीं है, बोर्ड में क्या आने वाला है वी डोंट नो, इसलिए दोनों मेथड की हमने प्रैक्टिस करी थी। याद आया आपको, हाँ सर अब याद आ गया। फिर इसके बाद ना बेटा हम गेनिंग रेशो निकालते थे। अब देखो गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्लियर हुई बात, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो फॉर्मूला हुआ करता था। और जनरली हम ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते थे, या तो क्वेश्चन में बोला गया है गेनिंग रेशो निकालो, या क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो दिया है स्पेसिफिकली, इफ न्यू रेशो इज गिवन तो हम गेनिंग रेशो निकाला करते थे। पर हमने यहाँ पे ना अपना एक स्मार्ट वर्क भी बनाया था। स्मार्ट वर्क ये था बेटा कि अगर मान लो क्वेश्चन में गेनिंग रेशो निकालने के लिए बोला नहीं है और क्वेश्चन में न्यू रेशो भी गिवन नहीं है, तो फिर हम एज्यूम करते हैं कि अगर हम न्यू रेशो निकालते तो कौन से मेथड से निकालते। अगर मेथड 1 के अकॉर्डिंग निकालते तो हम न्यू ही रेशो को क्या मान लेते थे, गेनिंग रेशो। और ऐसा हम इसलिए मानते थे बेटा कि मेथड 1 में जो पार्टनर रिटायर्ड होता था, बताया नहीं जाता था कि उसका शेयर ए और बी कौन से रेशो में लेकर जा रहे हैं। तो जो रेशो बच जाता था ए और बी के बीच में, हम ट्रीट करते थे कि इसी रेशो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेकर जा रहे होंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जिस रेशो में बोलते हैं ना रिमेनिंग पार्टनर लेकर जा रहे हैं, वही तो रिमेनिंग पार्टनर को गेन होगा, है ना। तो यहाँ पर हम मानते थे कि जो सी अपना शेयर छोड़ता था केस 1 में, सी का शेयर ए और बी अपने रिमेनिंग रेशो में ही लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए बेटा जो न्यू रेशो होता है ना, यहाँ पे जो रिमेनिंग रेशो होता है वही न्यू रेशो होता है, और इसी को ही हम क्या मान लेते हैं, अपना गेनिंग रेशो। और जब हमें पता है कि हमारा न्यू ही रेशो क्या होने वाला है, गेनिंग रेशो होने वाला है मेथड 1 के अंदर, तो फिर हम क्यों निकाले अपना गेनिंग रेशो, क्योंकि गेनिंग रेशो निकालने के लिए तो बोला नहीं है क्वेश्चन में, और ना ही न्यू रेशो गिवन है, तो हम जबरदस्ती क्यों गेनिंग रेशो निकाले। हम स्मार्ट वर्क लगा सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है कि ठीक है, हमें क्वेश्चन में न्यू रेशो भी गिवन नहीं है, गेनिंग रेशो निकालने के लिए भी नहीं बोला हुआ, बट अगर हम हमें नीड हो रही है गेनिंग रेशो की, और हमारा बोलते हैं ना क्वेश्चन में अगर हम खुद से निकालें न्यू रेशो तो वो मेथड 1 से नहीं मेथड 2 से निकल रहा है, तो ऐसे में हम फिर अपने एक्वायर रेशो को ही क्या मान लेते हैं, गेनिंग रेशो मान लेते हैं। तो मेथड 1 में हम रिमेनिंग रेशो को गेनिंग रेशो मान लेते हैं, और मेथड 2 में एक्वायर रेशो को ही गेनिंग रेशो मान लेते हैं। तो ये हमारा स्मार्ट वर्क था, ये हमने अपनी क्लास में सीखा था, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी करे हैं, आप जाके देख सकते हो। और इतना पोर्शन है बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर से जो चैप्टर होगा वो होगा डेथ ऑफ पार्टनर। तो पता है सेम डेथ ऑफ पार्टनर में भी यही कंसेप्ट चलता है, बस वहां पे रिटायरिंग की जगह पे डाइड वर्ड होगा, वहां पे पार्टनर बोलते हैं ना पार्टनर की डेथ हो रही होगी। तो स्पेसिफिकली जो रिटायरमेंट का न्यू रेशो और गेनिंग रेशो है, जिस तरीके से हमने यहाँ कैलकुलेट करा है, सेम
हम डेथ ऑफ पार्टनर में भी ऐसा ही कैलकुलेट करते हैं। तो वहां पर ना बेटा मैं यही कहूंगा कि जो मैंने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना सिखाया, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना सिखाया, सेम डेथ में भी ऐसी है। तो डेथ में हम ज्यादा एफर्ट नहीं करेंगे इन चीजों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सेम एज रिटायरमेंट की तरह है। चलो बोलो, बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। इसके बाद बेटा जैसे ही हमने देख लिया था कि गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्या गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है, कब हमें प्रॉपर गेनिंग रेशो निकालना है, तो मैंने बता दिया है गेनिंग रेशो प्रॉपर कब निकालते हैं, जब न्यू रेशो दिया हो क्वेश्चन में या बोला गया हो कि गेनिंग रेशो निकालना है, तो प्रॉपर गेनिंग रेशो फॉर्मूला लगा के न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके सॉल्व करना है। बट अगर गेनिंग रेशो नहीं दिया है, गेनिंग रेशो निकालने के लिए नहीं बोला है और न्यू रेशो भी गिवन नहीं है ना बेटा, तब आप स्मार्ट वर्क लगा सकते हो। तब आप ये देखो कि अगर हम न्यू रेशो निकालते हैं मेथड 1 के अकॉर्डिंग, तो हमारा न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो हो जाता है, यानी रिमेनिंग ही न्यू है, रिमेनिंग ही गेन है, ठीक है। और अगर हम मेथड 2 के अकॉर्डिंग, अगर मान लो मेथड 2 के अकॉर्डिंग अगर हम न्यू रेशो निकालते, तो हमारा एक्वायर रेशो ही क्या हो जाता है, गेनिंग रेशो। तो ये हमारे शॉर्टकट्स थे, ये हमारे स्मार्ट वर्क थे, जहाँ से हम गेनिंग रेशो तुरंत निकाल सकते थे। फिर उसके बाद हमने देखा था पॉइंट नंबर 4 में, मतलब उसके बाद हमने सीखा था कि किस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल का। तो यहाँ पर देखो ना, हमें बेसिकली हमने देखा था जब भी हम रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालते थे, तो हमें ना फर्म की गुडविल मेंशन होती थी। देखो अगर रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल गिवन है ना, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल गिवन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं दी हुई है तो फिर फर्म की गुडविल गिवन होती थी, याद आया कुछ? और फर्म की गुडविल में हम मल्टीप्लाई करते थे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। और जैसे हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बेटा मल्टीप्लाई करते थे ना, तो हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल आ जाती थी। और वो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल जो है वो कौन पे करते थे, वो पे करते थे कौन, गेनिंग पार्टनर। लेट बी सपोज हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग गेनिंग पार्टनर्स यानी कॉन्टेनिंग पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी। तो लाइक ए एंड बी फिर गुडविल देते थे किसको, रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कौन लेकर जा रहे हैं, कॉन्टेनिंग पार्टनर, इसलिए रिटायरिंग पार्टनर ही गेन करते थे यहाँ पर। और रिटायरिंग पार्टनर, सॉरी, कॉन्टेनिंग पार्टनर गेन करते थे और कॉन्टेनिंग पार्टनर ही गुडविल पे करते थे किसको बेटा, रिटायरिंग पार्टनर को। क्या आपको बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक, यहाँ पर आपको समझाया भी है कि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कौन देते थे, गेनिंग पार्टनर। तो देखो एरो इस तरफ को है, ठीक है, और गेनिंग पार्टनर मतलब जो कॉन्टेनिंग पार्टनर्स होते थे। अब यहाँ पर जनरल एंट्री क्या होती थी बेटा, फर्म की गुडविल से रिटायरिंग पार्टनर गुडविल निकालते थे। तो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कौन देता था, गेनिंग पार्टनर्स। तो एंट्री क्या होती थी उसकी, उसकी एंट्री होती थी गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते थे, क्योंकि उनसे गुडविल ली जा रही है, उनकी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाता था। कैपिटल रिड्यूस होती है तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, तो डेबिट होता था गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और वो गुडविल पर्सनली गेनिंग पार्टनर्स किसको देते थे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी यहाँ सेक्रीफाइस कौन करता है, रिटायरिंग पार्टनर, तो उसको गुडविल पे कर दी जाती है। तो एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप सो कि आपको बेटा ये समझ में आ गया, और ये हमने अपने लेक्चर्स में बेटा बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद 5th पॉइंट में हमने देखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस। बेटा बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स होते हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फर्म ने कुछ प्रॉफिट अपने पास सेव करे हुए होते हैं, जिनको वो वक्त पड़ने पे फ्यूचर में यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में बेटा ग्रोथ करनी पड़ सकती है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो फर्म कुछ प्रॉफिट्स बचा के रखती थी अपने पास, जिसको पर्टिकुलरली हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते थे। क्या कहते थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और वहीं बेटा बैलेंस शीट में एसेट साइड हमारे पास कुछ आइटम्स होते थे, लॉसेस वगैरह, हम उनको क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे अपने पार्टनर्स के बीच में। ये लॉसेस भी बेटा क्या होते थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये ऐसे लॉसेस हैं जो अभी तक पार्टनरशिप फर्म ने राइट ऑफ नहीं करे, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे। तो आज जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, जब फर्म बेटा बोलते हैं ना कि फर्म के अंदर एग्रीमेंट चेंज होता है, एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा होता है पार्टनरशिप फर्म से, तो उस दिन पे हमें ये प्रॉफिट और ये लॉसेस पार्टनर्स के बीच में बांटने होते हैं, ठीक है। तो देखो एंट्री क्या थी, देखो अगर आप पीएनएल का प्रॉफिट बांट रहे हो तो पीएनएल क्या था, देखो ये पीएनएल हो गया, चाहे जनरल रिजर्व हो गया, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन आईएफआर है ना, डब्ल्यूसीआर मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये जो चार प्रॉफिट है ना, ये बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये पार्टनर को दे दिया जाना चाहिए था प्रॉफिट, बट पार्टनर को प्रॉफिट ना देकर फर्म ने ये प्रॉफिट अपने पास बचा के रखा। तो आज ना बेटा देखो, अगर हम इन प्रॉफिट को देख रहे हैं तो ये लायबिलिटी साइड दिख रहा है,
प्रैक्टिकली ये बिजनेस की लायबिलिटी है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स इनके अंदर सेव है, ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं पार्टनर का है, इसलिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। आज अगर बेटा ये प्रॉफिट रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के दिन, अगर हम इस प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बांटते हैं तो बिजनेस की ना लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो बिजनेस देखो अगर पीएनएल बांट रहे तो पीएनएल की एंट्री क्या होगी, तो जो पीएनएल पहले लायबिलिटी था उस पीएनएल को हम डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट इसलिए लिखा क्योंकि है तो ये सब प्रॉफिट ही, तो अगर पीएनएल है तो प्रॉफिट की जगह पे पीएनएल अकाउंट डेबिट करेंगे। बिजनेस अपनी लायबिलिटी कम कर देगी, कहेगी अब हम ये प्रॉफिट पार्टनर के बीच में बांट रहे हैं, डेबिट। और ये प्रॉफिट सीधा किनको मिल जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं ए बी सी, तीनों को बेटा प्रॉफिट मिलेगा, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, आज ये प्रॉफिट बिजनेस बांट रही है, तो ऐसे में बेटा जनरल रिजर्व को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, और ये प्रॉफिट दे दिया जाएगा पार्टनर्स को, टू एस, टू बीस एंड टू सीस कैपिटल। वहीं बेटा अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो आज बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटा जा रहा है तो बिजनेस की लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा। पर बिजनेस ना देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डायरेक्ट पार्टनर के बीच में नहीं बांट सकती, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव होता है क्रिएशन का, वही होता है कि किसी वर्कर का कोई अगर क्लेम आ जाए, किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट मिस हैपनिंग हो जाए, तो उसको क्लेम हम पे कर सके और एकदम से सडनली फाइनेंशियल बर्डन ना आए, इसलिए ये रिजर्व बनाया जाता है। अब मान लो कि जिस दिन फर्म के अंदर रिटायरमेंट हो रहा है, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म के अंदर, तो उस दिन मान लो क्लेम आ गया, तो हम क्या करते हैं, उस क्लेम को ना अपनी लायबिलिटी दिखाते हैं, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और उसका नुकसान ना किससे लेस कर देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। हाँ, अगर नुकसान लेट बी सपोज रिजर्व आपने बना रखा था 10,000 से और क्लेम आ गया 12,000 से, तो लाइबिलिटी तो आप क्लेम को दिखाओगे क्योंकि वर्कर को पे करना है, बट आपको नुकसान जो हो रहा है 12,000 का, क्योंकि लाइबिलिटी आ गई, नुकसान हो गया, तो इस नुकसान की भरपाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से हो जाएगी 10,000। पर जो ओवर क्लेम आया ना, वो फिर नुकसान कौन झेलेगा, रिवैल्यूएशन। क्या आपको बात समझ में आई? तब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। ये हमने सीखा था अपनी क्लास में, याद है आपको? अच्छा, बट अगर मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपके पास 10,000 रुपीज का, क्लेम आता है बेटा वर्कर्स के द्वारा रिटायरमेंट के दिन पे 6,000 का, मान लो सिर्फ 6,000 का, तो अगर हम लाइबिलिटी दिखा रहे हैं 6,000 रुपीज की क्लेम की, और वो नुकसान हम अगर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से लेस भी कर दें, तो भी बेटा हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 4,000 बच रहे हैं। वो 4,000 हम किसको दे देंगे, अपने पार्टनर्स को, टू एस, टू बीस, टू सीस कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। याद आया, हमने सीखा था, अगर किसी को देखना हो तो प्लेलिस्ट खोलिए, पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं आप बेटा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक है। बोलो बात समझ में आई? तो ये ट्रीटमेंट था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेम बेटा आईएफआर भी हमारा एक प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आज रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, तो ये आईएफआर जो पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बिजनेस के लिए लाइबिलिटी थी, आज बिजनेस इस आईएफआर को बांटेगी तो अपनी लाइबिलिटी को कम करेगी, यानी डेबिट कर देगी। बट हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डायरेक्ट पार्टनर के बीच में नहीं बांट सकते बेटा। हमें ये देखना होता है कि अगर एसेट साइड हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, तो क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन तो नहीं हो रही। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटा डाउन हो रही है, क्वेश्चन में बता दिया जाता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में बता दिया कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख है, और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिख दिया या यही इन्वेस्टमेंट के आगे लिख दिया कि इसकी मार्केट वैल्यू 90,000 हो गई, तो हमारा 10,000 का नुकसान हो रहा है ना इन्वेस्टमेंट में। तो मान लो कि अगर मेरा आईएफआर लेट बी सपोज, ठीक है, मेरा आईएफआर लेट बी सपोज 5,000 से था, मैंने रिजर्व बना रखा था, मान लो 5,000 रुपीज से, तो बांट रहा हूँ। और मान लो कि मेरा इन्वेस्टमेंट में नुकसान कितने का हो गया, मान लो इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 90,000, तो मुझे इन्वेस्टमेंट में नुकसान कितने से हो गया, देखो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी 1 लाख से, मार्केट वैल्यू हो गई कितने से, 90,000 से, तो 10,000 का नुकसान हो गया। तो इस 10,000 के नुकसान को, यानी इन्वेस्टमेंट को मैं रिड्यूस कर दूंगा। अब इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट, पर जब एसेट घटेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। पर देखो एसेट घटा 10,000 रुपए से, तो जो नुकसान हुआ आपको एसेट के घटने से, वो नुकसान
कौन झेल लेगा? आपका आईएफआर। तो आईएफआर डेबिट हो जाएगा 5000 से, वो रिड्यूस हो रहा है। नुकसान कितना झेल सकता है आपका आईएफआर? 5000। पर जो ओवर लॉस हो गया वो कौन झेलेगा फिर? रिवॉल्यूशन। तब ये 5000 का जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा से कम हो गया, जो आईएफआर भी नहीं झेल पा रहा, फिर वो रिवॉल्यूशन में लॉस चला जाएगा। तब उस सिनारियो में बेटा हम रिवॉल्यूशन को डेबिट भी करते हैं एंट्री में। तो एंट्री होती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तब एंट्री ये होती है। पर अगर मान लो कि आईएफआर है आपके पास 20,000 का, तो आपने आईएफआर 20,000 से डेबिट करा। इन्वेस्टमेंट में नुकसान मान लो वही 10,000 का हुआ, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया तो अपनी इन्वेस्टमेंट डाउन कर दी, डेबिट से क्रेडिट कर दी अपनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उससे हुआ नुकसान, वो नुकसान किसने झेला? आईएफआर ने। बट आईएफआर के पास अभी भी नुकसान झेलने के बाद भी 10,000 रुपये पड़े हुए हैं रिजर्व में, तो वो हम किसको दे देंगे? अपने पार्टनर्स को दे देंगे। तब एंट्री होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी रिवॉल्यूशन तब डेबिट होता है बेटा जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर में क्लेम, ठीक है, क्लेम या इन्वेस्टमेंट में लॉस जरूरत से ज्यादा आ जाता है, रिजर्व से भी ज्यादा आ जाता है। तब हम पार्टनर्स को नहीं बांट पाते अपना रिजर्व। तब हम क्या करते हैं, जितना ओवर क्लेम आ गया वर्कमैन कंपनसेशन में या जितना ओवर लॉस आ गया इन्वेस्टमेंट में, वो कौन झेलता है? रिवॉल्यूशन। आई होप सो कि आप समझ पाए हो, दिस इज ओनली अ समरी, ठीक है, बट आई होप सो कि समझ में आ गया। इसके बाद बेटा हमारे पास ये एंट्री होती है, ठीक है, तो ये एंट्री हमने देख ली प्रॉफिट की। बाकी अगर हम लॉसेस की बात करें, जो लॉसेस हमें दिखाई देते हैं, तो देखो जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये हमारे फिक्टिशियस एसेट होते थे, याद है आपको? हाँ। अब फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं? प्योर लॉस होते हैं, बट बिजनेस ऐसा मानती है कि हमें इनसे फ्यूचर में होने की कुछ ना कुछ बेनिफिट होने की आशंका है, तो इसको मीन वाइल जब तक फर्म इसे राइट ऑफ नहीं कर देती, खत्म नहीं कर देती, तब तक इनको इन लॉसेस को कहाँ दिखाया जाता है? एसेट साइड। देखो मैंने बेटा मेन लेक्चर में बताया बताया भी था कि बिजनेस ना कोई भी एक्सपेंस करती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। बट ये इतने ज्यादा हैवी एक्सपेंसेस हो जाते हैं कि बिजनेस ने इनको अपने पीएनएल में ना एक साथ राइट ऑफ नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती, तो मीन वाइल तब तक इन्हें एसेट साइड दिखाया जाता है। अब पीछे का सच देखे तो है तो ये लॉस ही है ना, है तो ये लॉस ही, ह्यूज एक्सपेंसेस है, लॉस ही है। तो इनको अगर हम एसेट साइड दिखा रहे हैं तो प्रैक्टिकली हमारे कोई रियल एसेट नहीं है, तो इनको हम फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है बेटा हमारे पास परचेज गुडविल, जो बैलेंस शीट के अंदर दिखता है, जिसे हम इंटेंजिबल एसेट भी बोलते हैं। अब देखो जो ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं ये तो राइट ऑफ होते ही होते हैं, इनको रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की डेट पे हमें खत्म करना ही होता है। पर ये जो परचेज गुडविल होती है ना बेटा, हमारा इसके ऊपर अप्लाई होता है AS 26। ये मैंने बहुत बार अपने लेक्चर में बोला भी है बेटा, AS 26। तो AS 26 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा 26 का है, जो इंटेंजिबल एसेट के ऊपर लगता है, वो हमें ये कहता है कि अगर आपको कोई भी परचेज गुडविल पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट के अंदर शो हो रही है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन आपको उसे राइट ऑफ करना है। तो टोटल हमारे पास कितने आइटम हो गए राइट ऑफ करने के लिए? 4 आइटम हो गए बैलेंस शीट से। तो अगर हम इन्हें राइट ऑफ करते हैं ना बेटा, तो देखो कहीं ना कहीं अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो ये सब एसेट साइड है, और अगर हम इनको खत्म करते हैं तो ये सारे के सारे डेबिट से क्या हो जाएंगे? क्रेडिट, क्योंकि एसेट के बैलेंस ना डेबिट होते हैं, और अगर हम इन्हें खत्म करेंगे ना तो इन सबके बैलेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे। पर देखो अगर हम ये सारे के सारे लॉसेस या एसेट खत्म कर रहे हैं तो इनसे ना नुकसान होता है, और ये नुकसान ना बेटा किन को मिलता है? पार्टनर्स को मिलता है। तो यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल ना क्रेडिट नहीं हो रही। जैसे प्रॉफिट के टाइम पे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होती है क्योंकि उनका अकाउंट बढ़ता है, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। बट अगर आप लॉसेस वगैरह या गुडविल राइट ऑफ कर रहे हो जो बैलेंस शीट के अंदर होती है परचेज गुडविल, तो ऐसे में मेरे बच्चे इनको राइट ऑफ करने से जो नुकसान होता है वो पार्टनर को दिया जाता है, और फिर पार्टनर्स की कैपिटल अपनी होती है, डाउन होती है, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्या हो जाती है? कैप रिड्यूस, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल जितनी कम होगी, कैपिटल अकाउंट जितना कम होगा, बिजनेस के लिए लायबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? तो ये सब हमारा था बैलेंस शीट के अंदर, अगर हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस वगैरह दिखाई देते थे तो। बोलो बात समझ में आई? फिर उसके बाद हमने सीखा था कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, याद है? रिवोल्यूशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट करके ऐसे हमारा फॉर्मेट बनता था, है ना। यहाँ पे मैंने ऐसी शॉर्टकट में फॉर्मेट बनाया, प्रॉपर फॉर्मेट आपको सिखा रखा है, ठीक है। डेबिट साइड रिवोल्यूशन के एक्सपेंस की होती थी, क्रेडिट साइड रिवोल्यूशन की इनकम की होती थी। रिवोल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता था गाइस? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके। ये इसका अल्टरनेट नेम होता था, कभी कभी एग्जाम में पीएनएल एडजस्टमेंट के नाम से भी पूछा जा सकता है। अब देखो इस रिवोल्यूशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटी में अगर किसी भी तरीके से कोई चेंज आता है ड्यू टू द चेंज इन मार्केट वैल्यू,
और बुक वैल्यू, अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में किसी भी तरीके का अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो चेंज या तो बिजनेस पार्टनरशिप हमको एक्सपेंस देगा या तो फायदा देगा, यानी इनकम देगा। तो जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंज आ रहा है उस चेंज को हमें ना यहाँ रिकॉर्ड करना होता था। या तो वो चेंज हमें फायदा देगा वो क्रेडिट साइड, और अगर वो चेंज हमें नुकसान दे रहा है तो वो आता था डेबिट साइड। लेट बी सपोज मेरे बच्चे कि आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं तो आपका फायदा होगा, जितने से एसेट बढ़ेंगे हम यहाँ नोट डाउन कर देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, फायदा है। अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है कम, तो भी आपका फायदा है क्योंकि लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो ये आपका फायदा होता है क्रेडिट साइड में। अगर आपको कोई खोया पाया एसेट मिला है, ऐसा एसेट जिसको आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया बट अब आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो भी वो आपका फायदा है क्रेडिट साइड। अब इसका उल्टा कर दो, एसेट अगर बढ़े नहीं रहे, एसेट रिड्यूस हो रहे हैं, मार्केट वैल्यू एसेट की कम हो रही है, तो ऐसे में मेरे बच्चे आपका नुकसान होता है, तो वो डेबिट साइड आता था। टू एसेट, जो भी एसेट का नाम है वो लिख देते थे। फिर अगर मान लो लाइबिलिटी घट नहीं रही है, बढ़ रही है, आपकी लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उससे भी आपको नुकसान होता था, तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है। और आपको खोया पाया कोई एसेट नहीं मिला, अब आपको खोई पाई लाइबिलिटी मिली, तो ये भी आपका क्या होता था मेरे बच्चे, नुकसान होता था, क्योंकि आपको की एक ऐसी लाइबिलिटी इनकर्ड हो रही है जिसको आपने पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया अपनी बुक्स में, बट सडनली जिस दिन पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उस दिन आपको पता चल रहा है कि मेरे फर्म में एक नई लाइबिलिटी अराइज हो रही है, ऐसी लाइबिलिटी जो हमने पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो ये आपका नुकसान हो जाता है। याद है। फिर हम देखते थे क्रेडिट साइड बड़ी है कि डेबिट साइड छोटी है, मतलब कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है कि डेबिट साइड बड़ी है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती थी और डेबिट साइड छोटी यानी लोअर साइड की होती थी, तो आपका डेबिट में बैलेंस बचता था जिसे हम प्रॉफिट बोलते थे, और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में, सारे पार्टनर्स ए बी सी इंक्लूडिंग रिटायरिंग, सबके बीच में बांटते थे, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। और अगर आपका एक्सपेंस साइड हायर साइड पे होता था और इनकम साइड लोअर साइड पे होती थी, तो आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस आता था जिसको लॉस बोलते थे, और ये लॉस हम पार्टनर के बीच में बांट देते थे। याद आया आपको? यस, दिस इज द पॉइंट। फिर उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, और बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टोटल मिला के हम 6 आइटम्स डालते थे। याद है आपको? सबसे पहले हम क्या डालते थे? सबसे पहले हम डालते थे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते थे तो हम इसमें टोटल कितने आइटम्स डालते थे? 6 आइटम्स डालते थे। कितने डालते थे? 6 आइटम, 6। ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल डालते थे, फिर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस डाला करते थे, या तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। ठीक है, वो डालते थे, है ना, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले क्या बनता है? रिवोल्यूशन, और रिवोल्यूशन अकाउंट से या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस, वो देते थे। थर्ड में हम देते थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देते थे कौन? गेनिंग पार्टनर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते थे, तो हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते थे। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम करते थे, फोर्थ पॉइंट में हमारा जो पॉइंट आता था वो आता था लुकआउट बैलेंस शीट। ठीक है। बैलेंस शीट में जाकर देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस तो नहीं दिख रहा। अगर प्रॉफिट लॉस दिख रहे हैं तो पार्टनर्स के बीच में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना, तो हम बांटा करते थे। बैलेंस शीट से क्या देखो? प्रॉफिट देखो अपने और लॉस देखो, और उन्हें अपने पार्टनर्स के बीच में बांट दो। फिफ्थ पॉइंट में देखो क्या कोई पार्टनर एसेट टेकन ओवर तो नहीं कर रहा है, एसेट टेकन ओवर। ठीक है, एसेट टेकन ओवर। ठीक है, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है। और जो सिक्स पॉइंट होता था ना हमारा, सिक्स, वो ये होता था कि हमें रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकालना होता था। ठीक है। और जब हम रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकालते थे, क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई पे कर दो, तो हम पे कर देते थे। ठीक है। क्वेश्चन कहता था कि रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दो, तो हम पे कर देते थे। अगर कुछ नहीं बोला गया तो उसका जितना भी बैलेंस अमाउंट है उसको क्या बना दिया जाता था? लोन बना दिया जाता था। और इसी लोन को फिर हम रिटायरिंग पार्टनर के लोन को न्यू बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करते थे, न्यू बैलेंस शीट, तो न्यू बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड दिखाया करते थे रिटायरिंग पार्टनर का लोन। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? रिटायरिंग पार्टनर का लोन हम दिखाया करते थे। आई होप सो कि आपको बात समझ में आ गई, है ना। तो ये हम करा करते थे, देखो पे कर दिया रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस, जितना बच गया उसे क्या दिखा दिया? लोन। अगर कुछ भी पे नहीं कर रहे तो जितना बैलेंस आता था रिटायरिंग पार्टनर का उसको क्या मान लेते थे?
लोन ही मान लेते सारा का सारा और कहाँ दिखाते थे, नहीं बैलेंस शीट में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, अभी लास्ट क्लासेस में बेटा हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस करें, उससे पहले विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस करें। हम तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ही रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर्स कैपिटल सबको आता होगा बनाने। बाकी इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा हमने देखा था कि किस तरीके से कैश और बैंक अकाउंट भी बनाया जाता है ना, वो भी हमने बहुत अच्छे से देखा था। आई होप सर कैश बैंक अकाउंट बहुत ईजी होता है, आप देख लेंगे अगर आप मेरी क्लास को रेगुलर देखते आते हो तो आपको पता होगा कैश बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं, सिंपल होता है। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ये भी सबको पता है, बैलेंस शीट आप क्लास 11 से बना रहे हो बेटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी लाइब्रेरी की होती है ना, और राइट हैंड साइड आपका एसेट का होता है ना। बैलेंस शीट आप बनाते थे तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ फिर हमने बेटा ना देखो जो सीखा था कि रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो हमने पहले देखा था विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब बिना कैपिटल एडजस्ट करे हुए कैसे हम ये चीजें कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल था, विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ना, आराम से हमने इसे कर लिया था। बट हमने जब अपना विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक बैलेंस शीट बनाना सीखा, प्रो हो गए थे बेटा जब हमने दो क्वेश्चंस करे थे इसके, तो उसके बाद फिर हम ट्रांसफर हो गए थे कहाँ पर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की तरफ ना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मेरे बच्चे हमारे पास दो कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, एक होती थी एडजस्टेड कैपिटल और एक होती थी न्यू कैपिटल। अब देखो जो एडजस्टेड कैपिटल होती थी वो तो वो कैपिटल होती थी जो एंड में हम कैलकुलेट करते थे। ओपनिंग कैपिटल में हम पार्टनर्स को जो जो आइटम्स हम पे कर रहे हैं, फेवरेबल चीजें दे रहे हैं, इनकम्स वगैरह वो ऐड करते थे, एक्सपेंसेस वगैरह जो कंटेनिंग पार्टनर के अकाउंट में हम लेस करते थे वो लेस कर देते थे। फिर ओपनिंग कैपिटल में बेटा इनकम से ऐड करके, एक्सपेंसेस लेस करके जो कैपिटल आती थी उसको हम क्या बोलते थे यहाँ पर, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस में हम इसे बोलते थे एडजस्टेड कैपिटल, और ये एडजस्टेड कैपिटल लेटर ऑन फिर हम ब्रॉड डाउन कर देते थे, आगे के लिए भेज देते थे। फिर ये जो हमारी जो एडजस्टेड कैपिटल होती थी ये ओपनिंग कैपिटल बनती थी, तो जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है ना, जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है वो एडजस्टेड कैपिटल नहीं होती थी, वो हमारी न्यू कैपिटल होती थी। तो बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हम न्यू कैपिटल निकाला करते थे, और न्यू कैपिटल को ही कंपेयर करते थे किससे, एडजस्टेड कैपिटल से। चेकआउट करते थे कि भाई पार्टनर और कैपिटल लेकर आएगा या लेकर जाएगा, तो डिपेंड करता था पुरानी इनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी और इनकी न्यू कैपिटल कितनी है ना। अगर पुरानी कैपिटल अगर मान लो कम है और नई कैपिटल ज्यादा है तो इसका मतलब पार्टनर और पैसा लेकर आएगा। अगर पुरानी कैपिटल मान लो ज्यादा है और नई कैपिटल कम है तो इसका मतलब है कि इन्हें कैपिटल लेकर जानी है घर, ये घर लेकर चले जाएंगे कैपिटल को, क्योंकि इनकी पुरानी कुछ ज्यादा ही लगी हुई है, पर नई कैपिटल जो फॉर्म में होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, तो ये कैपिटल लेकर जाएंगे। तो हमने ये सब किया था बेटा, पढ़ा भी था है ना। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर मेरे बच्चे हमें दो कैपिटल्स की जरूरत होती है, एडजस्टेड कैपिटल जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर कर प्लस माइनस करके निकाल लेते थे एडजस्टेड कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर्स की, इसके लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होता था, और फिर हम निकालते थे न्यू कैपिटल पार्टनर्स के। अब न्यू कैपिटल हमें दी हुई नहीं होती थी तो न्यू कैपिटल हमें निकालनी होती थी। तो न्यू कैपिटल कैसे निकालते हैं बेटा हम, तो न्यू कैपिटल निकालने के हमारे पास तीन केसेस थे यहाँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को करने के, सॉरी तीन बोला मैंने, चार केसेस होते हैं यहाँ पे। तो पहला जो केस था यहाँ पर बेटा, हमें नई फर्म की कैपिटल दी हुई होती थी, दिमाग हमें लगाना नहीं होता था, नई फर्म की कैपिटल को नए रेशो में बांटते थे, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में नई कैपिटल आती थी वो हमारी इजिली फाइंड आउट हो जाती थी। केस टू में देखा जाए तो केस टू में ना नई फर्म की कैपिटल गिवन नहीं होती थी केस वन की तरह, यहाँ पर हम क्या करते थे, रिमेनिंग पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल लेते थे, वंस अगेन एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो हम सारी चीजें एडलेस करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो जो क्लोजिंग में एक कैपिटल आती थी उसको हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते थे। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल होती है उसको हम प्लस करते थे बेटा, तो हम उसी को ही अपनी न्यू फर्म की कैपिटल मान लेते थे, उसको नए रेशो में बांटते थे, तो हमारी रिमेनिंग पार्टनर्स की जो न्यू कैपिटल आती थी वो हमें पता चल जाती थी। केस थ्री में बेटा बोला जाता था कि जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन पुरानी बैलेंस शीट जो हमें दी गई है पुरानी फर्म की, वहां पर टोटल कैपिटल कितनी है, जो टोटल कैपिटल है जस्ट रिटायरमेंट से पहले की, वो ही कैपिटल ले ली जाती थी न्यू फर्म की। तो वही है केस थ्री, कैपिटल जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट से जस्ट पहले जो बैलेंस शीट के अंदर आपको टोटल कैपिटल दिख रही है, टोटल कैपिटल। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो वही तो क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो ये, मान लो बी रिटायर्ड हो रहा है, तो बताओ पुरानी फर्म में कितनी कैपिटल है टोटल, 90। तो इसी को ना हम पूरे फर्म की क्या मान लेते थे,
कैपिटल मान लेते थे, नई फर्म की कैपिटल, यानी रिटायरमेंट होने से जस्ट पहले। ठीक है, मुझे लगता है इतना बात समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, और केस फोर्थ अभी अभी करके आए हैं कि केस फोर्थ में क्या करते थे, हम एडजस्टेड कैपिटल लेते थे, बट केस फोर्थ में ना हम रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पे करते थे, बट पूरा पे करने के लिए हमारे पास पर्याप्त बैंक बैलेंस नहीं होता था बेटा, क्योंकि क्वेश्चन कहता था कि बैंक बैलेंस कुछ ना कुछ छोड़कर रखना है। थोड़ा बहुत ही हम बैंक बैलेंस यूटिलाइज कर पाते थे रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए, तो बाकी बचा कुचा बैलेंस हम कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पर ना बेटा शॉर्टेज अराइज हो जाती थी। तो एडजस्टेड कैपिटल लेते थे रिमेनिंग पार्टनर की, वही एडजस्टेड कैपिटल आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, ओपनिंग कैपिटल में सारे इनकम एक्सपेंसेस लेस कर दोगे, वही 5-6 आइटम जो मैंने बताए थे आपको ये सब डालकर, उसके बाद आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। तो एडजस्टेड कैपिटल लेनी है रिमेनिंग पार्टनर्स की। रिटायरिंग पार्टनर को जो पे करने में शॉर्टेज अराइज हो रही है, शॉर्टेज कैसे निकलती थी कि रिटायरिंग पार्टनर को पे कितना करना है माइनस आप अपने बैंक से कितना पैसा यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे हम माइनस कर लेते थे, जैसे मान लो हमने रिटायरिंग पार्टनर को 1 लाख रुपए देने हैं, हम बैंक बैलेंस जो हमारा है वो है मान लो 40,000, पर क्वेश्चन ने कहा है कि आपको 30,000 रखने ही रखने हैं बैंक में, तो 30,000 हटा दिए, तो हम बैंक से कितना पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं 10, तो वो हम 10,000 यहाँ लिख दिया करते थे और बोलते थे अच्छा रिटायरिंग पार्टनर को पे करने में कितनी की शॉर्टेज आ रही है 90। तो ये जो शॉर्टेज थी ना ये भी हम एडजस्टेड कैपिटल में ऐड कर देते थे, तो हमारी नई फर्म की कैपिटल आती थी और उस नई फर्म की कैपिटल को नई रेशो में बांट देते थे, तो इंडिविजुअल जो रिमेनिंग पार्टनर्स होती थी उनकी न्यू कैपिटल आ जाती थी। फिर वही न्यू कैपिटल को हम कंपेयर करते थे एडजस्टेड कैपिटल से, देखते थे कौन पार्टनर कैश लेकर आ रहा है या कौन पार्टनर कैश बैंक के थ्रू पैसा लेकर जा रहे हैं, कौन ला रहा है कौन लेकर जा रहा है, चेकआउट करते थे। और अगर कैश बैंक के थ्रू नहीं करना है एडजस्टमेंट, क्वेश्चन में लिखा है स्पेसिफिकली कि करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है, तो फिर अगर कोई पार्ट अगर मान लो किसी पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है तो वो करंट अकाउंट के थ्रू बढ़ाई जाती थी, बट ऐसे में वो करंट अकाउंट बिजनेस के लिए एसेट होता था, क्योंकि अभी पार्टनर पैसे लेकर आया नहीं है, बस करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी पार्टनर को कैपिटल के पैसे लाने तो उसकी कैपिटल बढ़ा तो दी जाती थी, है ना, कैपिटल बढ़ा तो जाती है, पर किसके नाम से, करंट अकाउंट के नाम से। तो उसको लाना था पैसा पर वो भी लाया नहीं है, तो इससे क्या होता है कि उस पार्टनर का करंट अकाउंट ना नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि कैपिटल तो बढ़ा दी फर्म ने और वो पैसा नहीं लाया, तो इससे करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, अगर बोला है करंट से तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, इससे करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाता है। और करंट अकाउंट बेटा जब नेगेटिव होता है तो वो ऐसे में पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट बन जाता है, फर्म उस करंट अकाउंट को फिर कहाँ दिखाती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। वहीं बेटा अगर मान लो कोई पार्टनर किसी पार्टनर को कैपिटल लेकर जानी थी पर वो कैश बैंक के थ्रू नहीं लेकर जा रहा है, अभी उसे एडजस्ट किया जा रहा है करंट से, तो इसका मतलब ये है कि अभी वो लेकर नहीं गया पैसा, और अगर वो अभी लेकर नहीं गया तो कैपिटल कम तो कर दी है पार्टनरशिप हमने उसकी, बट उसको अभी कैश दिया नहीं है, तो उसको कहाँ से एडजस्ट किया, करंट से। ऐसे में उस पार्टनर का करंट अकाउंट ना बढ़ जाता है, और जब किसी पार्टनर का करंट अकाउंट बढ़ता है ना बेटा तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी। तो हमें ना उस करंट अकाउंट को ना बेटा फिर लायबिलिटी साइड भी दिखाना पड़ता था, तो मैंने ये बताया, क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सिनारियो था। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इतना ही हमने पढ़ा था। बाकी अगर आपको कोई भी अगर पॉइंट अगर स्पेसिफिकली अगर नहीं समझ में आया मेरे पूरे लेक्चर्स में जो मैंने रिटायरमेंट में आपको पढ़ाया, या कोई आपके डाउट्स हैं, तो आप बोलते हैं ना कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट राइट डाउन कर सकते हो, स्क्रीन के दिए हुए नीचे नंबर पे भी आप अपने मैसेजेस कर सकते हो बेटा, एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट के आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, हो सके तो बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो शेयर करें, और उन्हें बताइए कि हमारे सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ बेटा अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा लेक्चर नंबर 55, वो होगा डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर। ऑल टुगेदर एक न्यू चैप्टर हम पढ़ेंगे, और वहां से भी क्वेश्चंस आने के एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आई होप सो कि जैसा आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, वैसे ही मेरे बच्चे आप डेथ ऑफ पार्टनर को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मिलता हूँ बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयोनारा।